हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल फील्ड का जनरल इंट्रोडक्शन लिया था और कुछ बहुत ही सिंपल चीज़ें जैसे डाइपोल है, लाइन चार्ज है, इन सब का इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना सीखा था। आज हम लोग क्या करेंगे, ये सब जो हमने बेसिक्स सीखे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्मूले, इनका यूज़ करते हुए हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। और काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक के अंडर कवर होते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। और आज जो न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिलेटेड है मोशन से लेकर, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, अगर हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को मेनली सब डिवाइड करें टॉपिक्स के अंदर, तो मोशन उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में आपको इसके क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर फ्रीली छोड़ देते हैं तो वो किस तरह का मोशन करता है, द क्वेश्चन इज दैट। तो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ यहाँ पर कि अगर सपोज करो मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है और इधर एक सपोज करिए प्लेट है नेगेटिव चार्ज की और ये पॉजिटिव पार्टिकल है। ठीक है, प्लेट अगर सामने है तो शायद ये पॉजिटिव पार्टिकल बिल्कुल सीधा इधर चला जाए। ठीक है ना, और अगर सपोज करिए कि मेरे पास ये पॉजिटिव पार्टिकल इस तरफ है और नेगेटिव प्लेट ऐसे साइड में रखी हुई है तो शायद ये पार्टिकल इस तरह से इधर जाए। ठीक है, तो हम ऐसे डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मुलेट नहीं करेंगे कि किस तरह का स्पेसिफिकली मोशन होता है। मोशन टोटली डिपेंड करेगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के बीच में कि फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन किधर है। ठीक है ना, सो बेसिकली यहाँ पर देखिए ये वाला जो मोशन हुआ है ना, इस पार्टिकल के पास पहले कोई वेलोसिटी थी, वरना तो देखो सीधे ऊपर निकल जाता है ना। तो यहाँ पे पहले कोई वेलोसिटी थी तो फिर ये इस तरह से ऐसे जाने लगा। तो बेसिकली देखो इन क्वेश्चंस को करने के पीछे फंडा क्या है, इस क्वेश्चन को करने के पीछे वही फंडा है जो हम लोग 11th क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज करते थे। प्रोजेक्टाइल मोशन में थोड़ा सा याद करवाऊँ कि जब भी हम किसी पत्थर को हवा में फेंकते हैं, ठीक है ना, सिर्फ ग्रेविटी अगर उस पर लगे और कुछ भी ना लगे तो हम क्या बोलते हैं कि वो बॉडी प्रोजेक्टाइल है। यहाँ पर हम चार्ज को फ्रीली छोड़ देंगे, उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लगने वाली है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, है ना। इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होती है, F इज इक्वल्स टू QE। ठीक है, Q इज द चार्ज, E इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है ना लास्ट लेक्चर में। तो F इज इक्वल्स टू QE ये फोर्स है। अगर आप चाहें तो यहां से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इट विल बी इक्वल टू QE बाय M। यहां से हमें क्या मिल गई, एक्सेलरेशन मिल गई। ठीक है, अब जो काम ग्रेविटी करती थी प्रोजेक्टाइल मोशन में, वही काम ये एक्सेलरेशन करेगी इलेक्ट्रिकल फोर्स के अंदर। ठीक है ना, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता था, ग्रेविटी चार्ज को नीचे खींचती थी, है ना, उसकी डायरेक्शन चेंज करती थी, वर्टिकल मोशन को रोकती थी। भाई देखो पत्थर ऊपर जाता था, ग्रेविटी से नीचे खींचती थी, है ना, उसको रोकती थी। तो यही काम ये एक्सेलरेशन करने वाली है। जरूरी नहीं है ये एक्सेलरेशन हमेशा चीजों को रोके, कई बार उनको धक्का भी लगा सकती है, रोक भी सकती है, पर इट विल बिहेव सिमिलर टू द ग्रेविटी। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते थे कि पत्थर का ऊपर जाना और पत्थर का आगे जाना ये दो अलग अलग मोशंस हैं, इनको सेपरेटली स्टडी करना है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी हम लोग करेंगे कि अगर मोशन इस तरह का हुआ, पैराबोलिक शेप का हुआ, तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ऊपर जाने वाला मोशन अलग स्टडी करेंगे और आगे जाने वाला अलग स्टडी करेंगे। ठीक है, सारी न्यूटन की इक्वेशंस इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे, एज अ मास ट्रीट करेंगे चार्ज को। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आई हैव गिवन यू अ जनरल आइडिया कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पीछे हमारी क्या अप्रोच रहेगी। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस पार्ट। So let us see our first question. A particle of mass m and charge q is released from the rest in uniform electrical field of intensity E. Calculate the kinetic energy attained after moving a distance x between the plates. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास सपोज करिए इस तरह से प्लेट्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट, इसके बीच में हमने एक चार्ज को रिलीज कर दिया है। ठीक है, अब चार्ज को रिलीज किया तो चार्ज इस तरह से मोशन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये मोशन ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन मोशन है, बिटवीन द प्लेट्स मोशन हो रहा है और हमें कुछ भी कहा नहीं है कैसा स्ट्रक्चर है, तो हम तो स्ट्रेट लाइन ही लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन, इसको सिंपली डील करेंगे। तो यहाँ पे ये एक चार्ज है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ये 0 है। क्वेश्चन में गिवन है कि चार्ज पहले क्या था, रेस्ट में था। ठीक है, इसका मास m है, ओके, एंड इसके ऊपर चार्ज है Q, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है प्लेट्स के बीच में वो E है। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद बता दिया है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पर E है। ठीक है, और चार्ज ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है x। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है।
और सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। हम वही एग्जैक्टली मैकेनिक्स वाले फॉर्मूले यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। मास तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, अगर हम वेलोसिटी निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हमें निकालनी है फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, अब अगर मुझे एक्सेलरेशन पता हो तो मैं न्यूटन इक्वेशन यूज कर सकता हूं ऑफ मोशन, v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as, बिकॉज डिस्टेंस इज गिवन। ठीक है, वेलोसिटी फाइनल निकालनी है, इनिशियल 0 है, एक्सेलरेशन पता करनी है। एंड अभी मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन हम कैसे पता करेंगे, फोर्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिकल फील्ड, definition of electrical field, and force is also equals to mass into acceleration। so हम force की जगह लिखेंगे mass into acceleration, और acceleration आ जाएगा हमारे पास QE/m। ठीक है, and this acceleration हम इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास v² is equals to 2 QE/m into x। ठीक है, ये हमारे पास v² आ गया, बट हमें v² नहीं निकालना, हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv²। तो इस v² को कर लेते हैं यूज और यहाँ निकाल देते हैं हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m, v का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 QEx/m, m से m, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आंसर इज QEx। दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। ओके, नाउ द क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। देखो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम भी यूज कर सकते थे। ठीक है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आप लोगों को याद है तो वर्क एनर्जी क्या थी, दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल इज 0, सो डायरेक्ट आंसर आ गया QEx। ओके, बाकी एक्चुअल में दोनों इक्वेशन सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सो यू कैन यूज बोथ द अप्रोचेज इन दिस क्वेश्चन। So let us see our next question. Again this question is of straight motion, but it is a little bit concept clearing question. So let us read it out. An electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electrical field E of magnitude 2 into 10 raised to power 4 Newton per coulomb. The direction of field is reversed, keeping its magnitude unchanged, and a proton falls through the same distance. Calculate the time of fall in each case. तो क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है, सपोज करिए ये पॉजिटिव है एंड इधर नेगेटिव है, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें गिर रहा है नीचे की तरफ। दिस इज माइनस चार्ज, दिस इज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, और इसके एट्रीब्यूट्स क्या दिए हुए हैं, यहाँ पर हमें बताया गया है कि इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है x इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है दैट इज योर 2 into 10 raised to power 4 इन SI यूनिट, तो मैं न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स, दैट इज द सेकंड केस। तो फर्स्ट केस का डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन का वो 1.5 सेंटीमीटर इसने ट्रैवल किया है इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड दिस, और हमें कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम लगा इसको ये डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, तो अब अगर न्यूटन की इक्वेशन की हम लोग बात करें कि जैसे हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड गिवन होता है तो समझ लीजिए आपको एक्सेलरेशन गिवन है। ठीक है ना, सिंपल सी लॉजिक है कि एक तरह से अब आपको देखो एक्सेलरेशन दे दिया और डिस्टेंस दे दिया और टाइम पूछा है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर डाटा के हिसाब से 0 है। ठीक है, तो u यहाँ पर हम लोग 0 लेंगे। ठीक है, u 0 है, s इज इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, डिस्टेंस कितना है 1.5 सेंटीमीटर, तो इट विल बी 1.5 into 10 raised to power -2 इज इक्वल्स टू हाफ। अब देखो एक्सेलरेशन के लिए हम बार बार वो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बस हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेंगे, बट स्टिल मैं यहाँ पे कर देता हूँ। फोर्स इज इक्वल्स टू QE एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू QE/m। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, Q
बाय m, बिकॉज यहाँ पे हम देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कंपेयर कर रहे हैं और हमें पता है दोनों का मास अलग अलग होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के केस में मास को me लूंगा, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा क्या, इंटू टी स्क्वायर। ओके, अब मुझे टाइम निकालना है तो एक काम करते हैं, सबको उधर लेकर चलते हैं, ठीक है। उधर लेकर जाएंगे तो 1.5 इंटू 10⁻⁻² इंटू 2 इंटू दिस me डिवाइडेड बाय चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें गिवन है 2 इंटू 10⁻⁴, तो हम पुट कर देते हैं √, इज इक्वल्स टू टी। Okay, now see mass of electron and charge of electron we know. Mass of electron is 9.1 into 10⁻31 kilogram and charge of electron is 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यूज हमें देखो याद है, ठीक है, और याद होनी ही चाहिए। इन वैल्यूज को हम इसमें क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको पुट करके जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टाइम की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। लेट मी चेक द वैल्यू ऑफ टाइम। क्या आ रही है यहाँ पर, टाइम की वैल्यू आ रही है 2.9 इंटू 10⁻⁻9, तो टाइम की वैल्यू आएगी 2.9 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड। ओके, यू कैन कैलकुलेट द आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सेम काम हम करते हैं किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए देखो पूरी इक्वेशन सेम बनेगी, ठीक है। प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड भी वही है, सब कुछ वही है, बस प्रोटॉन के केस में क्या हुआ है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स करी है। तो अब इधर नेगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया, और बिकॉज इट इज अ प्रोटॉन तो अभी भी ये भी नीचे ही गिरेगा, यानी सेम वही मोशन रिपीट होने वाला है। द डिफरेंस इज दैट कि अब यहाँ me की जगह क्या आ जाएगा, mp आ जाएगा। तो अगर हम प्रोटॉन के केस में टाइम पीरियड निकालेंगे तो वो क्या आएगा, विच बी सेम 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻² mp डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁴। देखो फॉर्मूला तो हम लोग कैलकुलेट किया है, प्रोटॉन के केस में भी यही फॉर्मूला होगा, बस क्या होगा, me की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर mp हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब हम लोग वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। अब इसका टाइम जो आएगा वो कुछ 10⁻⁻7 के ऑर्डर का आएगा। लेट मी चेक, इसका आंसर आएगा 1.24 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। ओके, यानी कि दोनों का टाइम अलग अलग आया ना। मेरे इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करवाना मोटिव नहीं था, आप लोगों को ये समझाना मोटिव था कि हम लोग देखो इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेट करेंगे, और वहाँ पे एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या जो टाइम ऑफ फॉल है वो डिपेंड करता है मास के ऊपर। मतलब सपोज करिए कि मेरे पास एक एप्पल है, ठीक है, और एक बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है, 50 किलो का, और एक 100 ग्राम का एप्पल है। अगर मैं दोनों को एक साथ छोड़ दूं तो क्या दोनों एक ही टाइम पे नीचे आएंगे? आंसर है वैक्यूम में यस, है ना। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो दोनों एक ही टाइम पर नीचे आएंगे। पर क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी ऐसा होता है? नहीं, इलेक्ट्रिकल फील्ड में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर देखो दोनों ही बॉडीज गिर रही थी अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, और उनका जो टाइम ऑफ फॉल है वो मास पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास अलग अलग था तो इनका टाइम भी अलग अलग आया। देखो बाकी सारी चीजें हम लोगों ने एग्जैक्टली सेम रखी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हैवी चीज है, यानी कि प्रोटॉन जो हैवी था उसका टाइम थोड़ा कम आया, यानी यहाँ पे भारी चीज थोड़ा जल्दी नीचे पहुंच रही है एज कंपेयर टू हल्की चीज, ठीक है। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड यस, द टाइम ऑफ फॉल डिपेंड्स ऑन द मास, मास पे डिपेंड करता है। एंड दिस वाज द कॉन्सेप्ट विच आई वांट टू क्लियर। आई होप सबको समझ में आया होगा, इसको नोट करिए। So let us move to our next question and it is a very important question. ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे समझ में आता है तो ऐसे सारे क्वेश्चन लगभग आपसे हो जाएंगे। So let us see what this question is. A particle of mass m and charge -q enters in a region between two charge plates initially with the speed of vx, and that is along x-axis. Length of the plate is L and a uniform electrical field is there. Show that the vertical diffraction of the particle at the far edge of the plate is this much. तो क्वेश्चन समझते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास यहाँ पर दो प्लेट्स हैं इस तरह से, इसके अंदर पार्टिकल एंट्री लेता है। पार्टिकल नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव बना लेते हैं, ये नेगेटिव पार्टिकल है, ठीक है। जब ये पार्टिकल एंट्री लेता है तो इसकी वेलोसिटी है vx, ठीक है। ये जो प्लेट्स हैं इनकी टोटल लेंथ है L, ठीक है। अब देखो होगा क्या, यहां पर
इन बिटवीन द प्लेट्स इसने एंट्री ली है। मान लेते हैं ये वाली प्लेट पॉजिटिव है और ये प्लेट नेगेटिव है, तो क्या होगा, ये वाला पार्टिकल इस तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है, अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ये इस तरफ खींचेगा, यानी इस वाली प्लेट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे Vx ऑलरेडी इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, तो Vx जीरो तो नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल आगे की तरफ भी जाएगा और इस प्लेट की तरफ भी जाएगा, है ना, यानी कि शायद वो कुछ इस तरह से मोशन करना शुरू कर देगा, ठीक है। और जब वो यहाँ एज पे पहुंचेगा, ये है फार एज यानी इसका एंड एज, ठीक है, जब वो एंड एज पे पहुंचेगा तो क्या होगा, ये पार्टिकल इतना ऊपर जा चुका होगा, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं y, इतना ऊपर जा चुका होगा। और एक्चुअल में ये y ही आपको कैलकुलेट करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, शो द वर्टिकल डिफ्लेक्शन। वर्टिकल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, पार्टिकल सीधा जा रहा था लेकिन इसमें डिफ्लेक्शन आ गई ऊपर की तरफ, और यही हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें अज्यूम करनी पड़ेंगी। पहली तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड हम लोगों को गिवन है, लेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल्स टू E, ठीक है, मास हम लोग मान लेते हैं m। ओके अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग रिलेट करेंगे प्रोजेक्टाइल वाले मोशन से, या फिर हम इन जनरल वेक्टर्स से कैसे रिलेट करेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कि देखो भाई, जब ये पार्टिकल इन प्लेट्स के बीच में आया तो इसके पास एक वेलोसिटी है Vx, ठीक है, और उस वेलोसिटी के साथ ये आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड ने इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगाया, इलेक्ट्रिकल फील्ड फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, किस तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो क्या ये जो फोर्स है ये एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको चेंज कर सकती है, नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोगों ने वेक्टर एनालिसिस के अंदर क्या पढ़ा है, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर कोई वेक्टर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उस वेक्टर को चेंज करने वाला दूसरा वेक्टर भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही तो होगा, या फिर उस वेक्टर का कोई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो तभी तो उसको चेंज कर पाएगा, है ना। अब ये जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड वाला, ये तो लग रहा है ऊपर की तरफ, तो ये पार्टिकल को ऊपर खींच सकता है, ठीक है, या फिर उल्टा होता तो शायद नीचे फेंक देता, लेकिन ये इस Vx को चेंज नहीं कर सकता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो Vx है ना वो कांस्टेंट रहेगी। और देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में भी होता था, जब हम बॉडी को ऐसे फेंकते थे तो जो आगे वाली वेलोसिटी होती थी हॉरिजॉन्टल, वो हमेशा कांस्टेंट रहती थी, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती थी, ठीक है ना। यानी यहाँ पे Vx कांस्टेंट रहेगी और क्या होगा, Vy चेंज होगी, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो L डिस्टेंस है इसको कवर करने में टाइम लगा t, ठीक है, लेट टाइम टू कवर L इज इक्वल्स टू t, ठीक है। अब देखो भाई यहां पर वेलोसिटी है Vx, देखो अब जब कैलकुलेशन करनी है ना आपको, तो Vx की कैलकुलेशन अलग होंगी और Vy की अलग होंगी, इनको मिक्स नहीं करना है हमें, ठीक है। तो पहले मैं Vx से देख लेता हूं क्या निकाल लेते हैं। x डायरेक्शन के अंदर, x डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो x डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी है Vx, डिस्टेंस है L और टाइम है t। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि ये मोशन एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है तो यहाँ पे a तो जीरो है, और जब एक्सेलरेशन जीरो हो तो हम सिर्फ यही फॉर्मूला लगाते हैं न्यूटन की इक्वेशन, तो वहां पे कोई मतलब ही नहीं बनता कि एक्सेलरेशन तो जीरो है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए अब हम आ जाते हैं वर्टिकल मोशन पे, यानी कि वर्टिकल मोशन में हम क्या करेंगे, हम अपने एम की तरफ ध्यान देते हैं, मुझे डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, यानी मुझे डिस्टेंस निकालना है और मेरे पास गिवन क्या क्या है, मेरे पास एक्सेलरेशन गिवन है। देखो मैंने आपसे कहा था जब भी इलेक्ट्रिकल फील्ड गिवन होगा आप ये मान लो आपको एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। एक तरह से देखो हम यहाँ से टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि Vx और L तो हमें पता है, टाइम, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, कौन सी इक्वेशन बनती है यहाँ पर, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है ना, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और टाइम का कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहां पर देखो क्योंकि ये इक्वेशन y एक्सेस के लिए लग रही है तो y के लिए इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगा y, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन जीरो, भाई जब पार्टिकल यहां पर आया था तो उसके बाद वेलोसिटी सिर्फ x डायरेक्शन में थी, अगर कुछ होती ऊपर की डायरेक्शन में तो हम यहां लिख देते, पर अभी जीरो है, ठीक है, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन को लिखेंगे चार्ज इनटू इलेक्ट्रिकल फील्ड अपॉन मास,
ठीक है, अब तो समझ में आई होगा हम ये कैसे लिखते हैं। और देखिए टाइम इस केस का और इस केस का सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि जितनी देर पार्टिकल ने आगे की तरफ मोशन किया है उतनी ही देर तो वो ऊपर उठा है। एक बार जब इस प्लेट से बाहर निकल गया तो ऊपर उठना भी बंद कर दिया। क्यों? फिर फोर्स ही नहीं है ना। तो द टाइम फॉर द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल मोशन इज इक्वल टू द टाइम फॉर द वर्टिकल अपवर्ड मोशन। ठीक है, तो इन दैट केस हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये टाइम और ये टाइम इनके लिए टी ही लिखना है, ये नहीं ये t1 और t2 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये t है और एक काम करते हैं t की वैल्यू पुट कर देते हैं। t की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? t इज इक्वल्स टू एल बाय वी एक्स पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर बाय वी एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ इसको सॉल्व करते हैं। क्या आ गया ये? हाफ क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन एम वी एक्स स्क्वायर। आई थिंक दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। यही आंसर हमें प्रूफ करना था। सो बेसिकली हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के पीछे मोटिव क्या है ये आपको समझाना था कि यहाँ पर आपको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन दोनों अलग अलग स्टडी करने हैं। हो सकता है दोनों एक्सेलरेटेड हो सकता है एक एक्सेलरेटेड हो, तो आपको उस तरह से इक्वेशंस ऑफ मोशंस को अप्लाई करना है। तो हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। So let us do one numerical based on the previous concept। जो numerical हमने किया था उसी पे based ये numerical है। See the electron is projected with a velocity vx is equals to 2 into 10 raised to power 6 meter per second. If the electrical field between the plate separated by this much distance is this much, where will the electron strikes the positive plate? तो बिल्कुल सेम वही frame of work है, बस मैंने इसमें यहाँ पर values put कर दी हैं। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि इस तरह से वो हमारी प्लेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी vx के साथ इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। ठीक है, हमें पता है इन प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है, ठीक है, वो कितनी है? 0.5 है। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 0.5 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मैंने बीच में बना लिया है, तो काम करते हैं इस प्लेट को यहाँ बिल्कुल एंड पर करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो 0.5 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। ठीक है ना। दूसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड गिवन है। इलेक्ट्रिकल फील्ड गिवन एज 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर 2 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एंड एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी भी गिवन है विच इज 2 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा क्या है? आपसे ये पूछा है कि जब ये 0.5 सेंटीमीटर ऊपर जाकर इस प्लेट से टच करेगा, ठीक है ना, उस समय इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज करिए कि यहाँ पर टाइम निकालते हैं सबसे पहले। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सेम वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, वर्टिकल मोशन के लिए हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे y इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u इज अगेन 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y विच इज 0.5 सेंटीमीटर। चलो बाद में वैल्यूज पुट कर लेंगे। y इज इक्वल्स टू हाफ, एक्सेलरेशन की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, q e बाय m इंटू टी स्क्वायर, एंड t को किससे रिप्लेस करेंगे, l बाय वी एक्स से। तो मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ, इट इज l स्क्वायर बाय वी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तक तो ये वही क्वेश्चन है जो हमने पिछली बार किया था। ठीक है, बस करना ये है कि इस बार हमें इन सब चीज़ों की वैल्यू पुट करके l फाइंड आउट करना है। तो लेट अस सी कि l कैसे निकालेंगे। सो यहाँ पे देखिए l क्या आएगा, l स्क्वायर इज इक्वल्स टू y इंटू वी एक्स स्क्वायर इंटू 2m डिवाइडेड बाय क्यू ई। ओके, नाउ वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, what is y, 0.5 सेंटीमीटर, सो इट विल बी 5 इंटू 10 रेज टू पावर -3। ठीक है, सेंटीमीटर का -2 एंड 0.5 का एक और माइनस। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे vx हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 इंटू 10 रेज टू पावर 6, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 10 रेज टू पावर 12 इंटू 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है इट इज एन इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31। ओके, एंड चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19, एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड अगेन गिवन है 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर 2।
सो 9.1 से 9.1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, आप आराम से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये L स्क्वायर आएगा 25 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर, है ना, बिकॉज यहाँ पे L स्क्वायर है। अंडर रूट लोगे इसका तो L आ जाएगा हमारे पास, L विल बी इक्वल टू 1.58 इंटू 10⁻⁻² मीटर, और यू कैन से दैट इट विल बी इक्वल टू 1.58 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, 1.58 सेंटीमीटर चलने के बाद ये ऊपर वाली प्लेट को स्ट्राइक कर जाएगी, यानी मोशन कुछ इस तरह से होगा। ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, 1.58। ओके, सो दिस इज योर न्यूमेरिकल। आई होप आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो नोट करो इसको। So let us see one more question, and in this question it is a little bit different question, but again it is depend on distance, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। A charged particle Q is shoot towards another charged particle capital Q, which is fixed, and it is with the speed v. The small q is with the speed v, and it approaches the closest distance r, and then it returns. The q is given again the speed 2v. Find the distance of closest approach. Okay, so क्वेश्चन को समझते हैं पहले क्या है। हमारे पास दो चार्ज हैं, एक है स्मॉल q एंड दूसरा चार्ज है कैपिटल Q, दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है। इसको हम v वेलोसिटी के साथ शूट करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जब ये आगे जाएगा तो रिपल्शन होगी। ये जो छोटा वाला चार्ज है, ये स्मॉल q, ये अधिक से अधिक इतना यहाँ r डिस्टेंस तक पहुंच पाता है, इससे आगे नहीं जा पाता। इसके बाद ये क्या हो जाता है, बैक हो जाता है, ठीक है। सेकंड केस में हमने क्या किया, दूसरी बार फिर से हमने इस चार्ज को शूट किया, लेकिन इस बार स्पीड है 2v, ठीक है। और ये वाला हमारा कैपिटल Q है। इस बार जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा r', आपको बताना है कि वो क्या होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है कि what will be the distance of closest approach in the second case when the speed becomes 2v. So basically what is happening here, यहाँ पे हमारे पास लगेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखो यहाँ पे किस तरह से लगेगा। सो लेट अस सी कि यहाँ पर सबसे पहले जब ये चार्ज यहाँ से चलकर यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, तो इस सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी होगी। अब देखिए अभी हमने ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किया नहीं है, तो हम लोग एक बाय सब्स्टिट्यूशन या फिर एक तुक्के से हम थोड़ा सा एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे तो देखो मुझे पता है इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा K Q1 Q2 अपॉन r², एंड एनर्जी इज बेसिकली वर्क डन, which is energy is basically work done, which is basically equals to force into displacement. In this case displacement is basically r, आप distance को displacement ले सकते हो, तो it is r, so it is K upon r² into r. So this will be a formula you can use temporarily. Otherwise I am telling you this formula is based on the signs as well. तो potential energy repulsive है तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव ली है, ठीक है। काफ़ी कुछ है बट वो हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप समझ लीजिए यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, K इंटू चार्जेस अपॉन डिस्टेंस। ओके, नाउ दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज टू चार्जेस, और ये पोटेंशियल एनर्जी आई कहाँ से है, इट इज ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी। ये जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। देखो जब तक काइनेटिक एनर्जी रहेगी और वो पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है तो चार्ज आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, उस पॉइंट पे ये चार्ज रुक जाएगा, है ना। तो हमें वही पॉइंट लेना था। तो इन केस 1 हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², इसको इक्वेट कर देते हैं पोटेंशियल एनर्जी से, विच इज K अपॉन R, ठीक है। क्योंकि हमारा टारगेट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है तो R को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू K इंटू 2 अपॉन mv²। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट केस का सॉल्यूशन आ गया। सेकंड केस में हम लोगों ने क्या किया है, हमने वेलोसिटी को डबल कर दिया है। तो केस 2, ये केस 1 था, तो केस 2 के अंदर हम क्या करेंगे, हाफ m2v का स्क्वायर इज इक्वल टू K अपॉन r'। अब डिस्टेंस हमने क्या लिया था, r', ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा यहाँ पे, r' को इधर लेकर आते हैं, r' इज इक्वल टू K, this 2 will be here, divided by 4 v² m,
ठीक है। अब आप चाहो तो इन दोनों को डिवाइड कर लो, ठीक है, या फिर यहाँ इसकी वैल्यू उठा के इधर पुट कर दो, देखो 2k³ अपॉन mv स्क्वायर, 2k³ अपॉन mv स्क्वायर, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं r। तो बेसिकली दोनों आप कुछ भी करके लीजिए, यहाँ पे आपके पास r डैश क्या आएगा, r/4, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिक्रीजेज 4 टाइम्स इफ वेलोसिटी इज डबल्ड, ठीक है। सो ये हमारे न्यूमेरिकल्स थे विच आर बेसिकली रिलेटेड विद द मोशन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में कल हम लोग एक नया टॉपिक पिक करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली मिलिकिन का चार्ज ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, वो हम लोग पिक करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। एंड आज के लिए